हेलो साथियों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि सक्सेस यात्रा एकेडमी जो आपका एक परिवार है, इसके माध्यम से आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व कराया जा रहा है। उसी की श्रृंखला जो लगातार जारी है। आप जो अगली श्रृंखला देखें, इसको जो है कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। यहाँ पर देखें, भारत के महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक यानी वेतन का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक या वेतन का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास है या भारत के राष्ट्रपति के पास है, केंद्रीय कानून मंत्री के पास है या भारत के प्रधानमंत्री के पास है? तो भारत के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, केंद्रीय कानून मंत्री के पास भी नहीं है, भारत की संसद के पास नहीं। इस तरीके भारत के राष्ट्रपति के पास जो है इसका अधिकार है कि वे भारत के न्यायवादी की जो है पारिश्रमिक या वेतन का निर्धारण कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है और ये केंद्र का सर्वोच्च लीगल अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। तथा ये लोकसभा एवं राज्यसभा की किसी भी बैठक में ये शामिल भी हो सकता है, लेकिन वोटिंग करने का इनको अधिकार नहीं है। तो भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक या वेतन का निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भी भारत के राष्ट्रपति। यहां पर देखिए, आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती का विषय क्या था? इसको चुनौती दी गई थी विरासत के मामले में। ये कौन सा था? मधु किश्वर बनाम भारत संघ, गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, ये रिजर्व बैंक से मामला है, ये नहीं है। एम मोहन एम कुमार बनाम पी नल्ला थम्पी थेरा, ये भी नहीं है आपका। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, ये भी आपका आंसर नहीं है। मधु किश्वर बनाम भारत संघ, इस जो है वाद में, इस मामले में इसको जो है चुनौती दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा मधु किश्वर बनाम भारत संघ, ए आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यहां पर दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892 तथा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था, इसी को भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता था। इसी को जाना जाता था भारत सरकार अधिनियम के नाम से। जबकि भारत परिषद अधिनियम ये 1892 में हुआ, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दो सदनीय शासन की शुरुआत हुई। दो सदनीय शासन की शुरुआत हुई, जबकि भारत परिषद अधिनियम 1892 इसके तहत गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी, यहां पर देखें दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या को 10 से 16 के बीच किया गया, यानी कम से कम 10 हो सकती है और अधिकतम 16 हो सकती थी। जबकि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, विभागीय सिस्टम की या मंत्रिमंडलीय सिस्टम की शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम की इससे शुरुआत की गई थी। और यहां पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका बहुत सा भाग जो है भारतीय संविधान से लिया गया है और इसमें उस समय 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां इसमें थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है।
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना का कार्य वर्षों में एक बार होता है। कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? दिया हुआ है 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 12 वर्षों में, 6 वर्षों में। 6 वर्षों में नहीं किया जाता, ना ही 12 वर्षों में, ना ही 5, 10 वर्षों में किया जाता है। भारत में जनगणना का कार्य 10 वर्षों में किया जाता है। सबसे पहली जनगणना जो भारत में हुई अनौपचारिक रूप से हुई 1871 में, लेकिन विधिवत जो जनगणना की शुरुआत हुई वो 1881 से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी उस समय जो है मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। 15 जनगणना हो चुकी है भारत में और 16वीं होनी बाकी है। 15वीं जनगणना थी 2011 की और 16वीं जनगणना होनी बाकी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में। भारत में जनगणना का कार्य 10 वर्षों में किया जाता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? भारत में शरीर में ऊतकों की अभिवृद्धि के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, यहां पर दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कैंसर, अतिसार या डायरिया। तो ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर हो जाता है, जिसमें कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, जिसको कैंसर का नाम दिया जाता है। जबकि इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू ये वायरस जनित रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये अधिकतर जो है जिसको सुअर या पिग कहते हैं उसके जो है माध्यम से होता है स्वाइन फ्लू। इन्फ्लुएंजा जो है इससे जो है सामान्य बुखार भी कहा जाता है। तो कैंसर और अतिसार, डायरिया ये दूषित भोजन के खाने से होता है या पानी पीने से होता है, दूषित पदार्थों के ग्रहण करने से ये होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कैंसर। ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। यहां पर देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है, का कार्यालय कहां पर स्थित है? भोपाल में, मुंबई में, पुणे में या चेन्नई में? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में अवस्थित है, मुंबई में अवस्थित है। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये 1982 में इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी और शिवराम समिति की सिफारिश पर यह की गई थी। शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसका कार्य है जो है ग्रामीण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसका कार्य है नाबार्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। नाबार्ड के मुख्यालय मुंबई में। भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया? कब जो है इसको खोला गया? दिया हुआ है 1900 में, 1890 में, 1950 में, 1869 में। तो 1869 में जो है इसको व्यापार के लिए खोल दिया गया। और ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से ये नहर जोड़ती है, लाल सागर से ये नहर जोड़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1869। ये आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिया हुआ है 2000, 2014, 1997, 2009। तो इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना 2009 में की गई थी। ये सशस्त्र बलों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसे सेमी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, अर्ध न्यायिक निकाय। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका आयोजन अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष किया गया?
1994, 1990 में, 1992 या 1998 में। तो 1992 में जो है इस सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में अवस्थित है, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। और साथ ही इससे जो है एजेंडा 21 की भी इससे शुरुआत हुई और आगे चलकर इसी से यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसकी स्थापना भी की गई। यूएनएफसीसी की स्थापना की गई थी, यूएनएफसीसी की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 1992। जो पृथ्वी सम्मेलन था, सम्मेलन इसका जो है मुख्य कार्य था कि जो सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित करना और जो है पर्यावरण को बचाना था। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के तहत दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत किसी पर जानबूझकर जो है तेजाब फेंकना वो अधिकार है, किस धारा के तहत दिया हुआ है? धारा 228 ए, 326 बी, 376 ए और 392 बी। तो धारा 326 बी के तहत ये दंडनीय अपराध है, आप किसी पर जो है ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 भी कहा जाता है के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है। यहां पर दिया हुआ है मंगल ग्रह, बुध, शुक्र, वरुण। तो इसमें शुक्र ग्रह का जो वातावरण है ये सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्मित है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी आपका आंसर हो। जबकि मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। जबकि बुध ये सूर्य के पास जो है सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह है। और जबकि वरुण इसका वातावरण मीथेन का बना हुआ है, वरुण का। और इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है वो ट्राइटन है, ट्राइटन। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। जबकि मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, यानी 2 चांद हैं इसके पास। तो आपका आंसर हो जाएगा सी शुक्र, सल्फ्यूरिक अम्ल से इसका वातावरण बना हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? चंडीगढ़, गुवाहाटी, इलाहाबाद और पटना। तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद जो चौथा न्यायालय स्थापित किया गया ये इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। और वॉल्टर मॉर्गन, सर वॉल्टर मॉर्गन इसके प्रथम न्यायाधीश थे। सर वॉल्टर मॉर्गन इसके प्रथम न्यायाधीश थे। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई। यहां पर देखें 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती तो कोई भी निरोध या डिटेंशन जिसको कहा जाता है दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहता। यानी किसी व्यक्ति को जो है अगर जो है डिटेन किया जाता है, निरोध में लिया जाता है, तो अगर सरकार अपील नहीं करती है तो कितने दिनों तक अधिकतम उसको रखा जा सकता है, कितने महीनों तक उसको रखा जाता है। इसमें दिया हुआ है 20,
12, 10 और 7। तो अधिकतम उसको 12 महीनों तक रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को। साथ ही ये 5 और अधिकतम 10, 5 दिनों के भीतर ये अधिकारियों को बताना होगा कि उसको जो है किस आधार पर उसको डिटेन किया गया है, किस आधार पर उसको गिरफ्तारी की गई है, और अधिकतम विशेष परिस्थितियों में 10 दिनों तक उसको बताना चाहिए कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 12 महीनों तक जो उसको डिटेन किया जा सकता है। यहां पर देखिए शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, कहां पर स्थित है? केप टाउन में है, बीजिंग में है, ब्राजीलिया में है, या नई दिल्ली में है? नई दिल्ली में ऐसा कोई मुख्यालय नहीं है, ब्राजीलिया या ब्राजील में भी नहीं है, केप टाउन में भी नहीं है। केप टाउन साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ब्राजीलिया ब्राजील में। तो बीजिंग में इसका मुख्यालय, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, 2001 में की गई थी। ये प्रमुख राजनीतिक व्यापारिक और सुरक्षा संगठन है, सुरक्षा संगठन है। जहां तक भारत के संदर्भ की बात है तो भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ, भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बीजिंग, इसका मुख्यालय है बीजिंग। फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? फेसबुक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? एथेंस यूनान में, मुंबई भारत में नहीं अवस्थित है, एथेंस और यूनान में भी नहीं, कैलिफोर्निया और वार्सा पोलैंड में भी अवस्थित नहीं है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में इसका मुख्यालय, फेसबुक का मुख्यालय है। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी, मार्क जुकरबर्ग द्वारा सन 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार से, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या सुरक्षा, धार्मिक मामलों का प्रबंधन और स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इस प्रकार होगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, जमींदारी व्यवस्था शुरुआत किसने की थी? जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? यहां पर दिया हुआ है वेलेजली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड मिंटो। तो इसकी जो शुरुआत की थी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। 1793 में इसकी शुरुआत की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जमींदारी व्यवस्था, जिसको अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ये 1798 में हुई सहायक संधि के लिए जो है जाने जाते हैं, जिससे अफगानिस्तान से जो इसको सहायक संधि के लिए जाना जाता है। 1798 में ये सहायक संधि हुई थी, वेलेस्ली की सहायक संधि इसको कहा जाता है। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये 1833 में जो चार्टर एक्ट लाया गया जो है, उसके तहत इनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये पहले जो है विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। जबकि लॉर्ड मिंटो ये 1809 में हुई अमृतसर की संधि, इन्हीं के काल में हुई थी अमृतसर की संधि, जो अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी की थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग द्वारा विकसित किया गया है। फास्टैग किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहां पर दिया हुआ है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण,
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक इसका वो नहीं है, और ना ही ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जिनको एनपीसीआई भी कहा जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी एनपीसीआई की। ये इसी संस्थान ने इसको फास्टैग को विकसित किया है, जिससे स्वतः जो है टोल जो है कट जाता है, गाड़ियों के टोल स्वतः कट जाते हैं एक फास्टैग के जरिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है 403 सदस्य, 396, 420 और 346। तो 346 नहीं, 420 नहीं, 396 भी नहीं, और 403। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या है वो 403 है। जबकि विधान परिषद में, यूपी के विधान परिषद में इसकी संख्या 100 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403, जबकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 403। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। कि धारा किस धारा के तहत इसका जो है वो किया गया? धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 31। तो धारा 30 के तहत जो है इसका गठन किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी जिसको कहा जाता है, 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। और धारा 30 के तहत जो है इस जो है न्यायालय का गठन किया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, धारा 30। तो दोस्तों ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी इसी तरह। आप जो है हमको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े। थैंक यू।